दोस्तों, बहुत 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 माजरत। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई थी और लाइफ के उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। मगर हम तैयार हैं। हम बिल्कुल अब शो शुरू कर रहे हैं। तो एक बार फिर से माजरत। और रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फकरिया पेशकश आपके सामने है। और आवाज समझ में आ डॉक्टर रहा है तो लाइक। माथुर भी तशरीफ ला चुकी हैं। हम के साहब, अब हम लाइव हैं तो बात शुरू की जाती है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। प्रियंका साहब, आवाज आ रही? जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैं पूछ रहा था कि आपका हाल यानी प्रेजेंट जो है इतना मल्टीकल्चरल और इतना इतना म्यूजिकल है, तो बचपन कितना शौक रहा होगा। तो कुछ छोटी सी प्रियंका के बारे में बताएं। बचपन से ही मेरे को म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्ट था और यहाँ तक कि आ, मेरी तालीम की शुरुआत हुई वो मेरी मदर से ही हुई, श्रीमती छवि रानी माथुर। और वो गंधर्वा विद्यालय से उनकी तालीम थी। और संगीत अलंकार है वहां से। और महादेव देशपांडे जी और विनय चंद मुद्गल जी, ठकार जी, इन सबसे सीखने का मौका मिला। और साथ में वो लिंकन फेस्टिवल में भी गई थी गंधर्व क्वायर से। तो बचपन से ही अ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिविया है कि हमारे घर में एक पंखा था जो पंचम में मिला रहता था किचन का। तो हम्म। उसके सुर में मम्मी को बहुत आदत थी रियाज करने की। तो मैं जब भी उनकी कोई चीज सुनती थी, जैसे कि कोयलिया बोले अमुआ डार पर, मालकोस राग की एक बंदिश थी, या दुर्गा की बंदिश थी, श्याम सुंदर सखी आज। तो ये मेरे को मम्मी ने बहुत छोटे से पोएम्स की तरह मैं गाती थी। मतलब कोई भी आता था और उनको सुनाना। और मेरे बड़े भाई तबला बजाते थे, मेरा छोटा भाई छोटी सी डफली दे रखी थी और मेरे पास हारमोनियम होता था। तो हमारे घर में एक स्टेज होता था, जो कोई भी घर में आएगा तो हमारी म्यूजिकल परफॉर्मेंस सुनी ही हो, ये कंपलसरी है। तो इस तरह से बहुत ही म्यूजिकल एनवायरनमेंट रहा घर का। और मजेदार था सब कुछ बचपन में। और मैं हम्म। बहुत ही म्यूजिक से ओरिएंटेड इसलिए भी रही कि स्कूल का माहौल ऐसा था सरदार पटेल विद्यालय में, जहाँ शुभम मुद्गल जी आई थी। और उन्होंने हमें उस टाइम में कुछ बंदिशें, छोटी छोटी फोक म्यूजिक। तो वहां से एक हुआ कि भाई ये भी एक बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मतलब बच्चों में एक छोटे लेवल से गाना बजाना इंकलकेट करना ये बहुत ही जरूरी है। और ये मैंने खुद महसूस किया है कि अगर आप सोचें कि बड़े हो गए बच्चे क्या करेंगे, लेकिन अगर आप छोटी क्लासेस से भी उन्हें अच्छा गाना सुनाना शुरू करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। जी। मगर आपने ये बताया कि चार चार उस्ताद थे आपके। तो उन उस्तादों के बारे में जी। बताएं कि चार उस्ताद कैसे थे। ये सब इन द ड्यू कोर्स ऑफ जर्नी ऑफ माय लाइफ हुआ कि पहली उस्ताद मेरी मदर, दूसरे उस्ताद हुए मेरे नाना गुरु महादेव देशपांडे जी, जो गंधर्वा विद्यालय में। मतलब मैं जैसे एक्चुअली मेरी जर्नी ऑफ म्यूजिक शुरू हुई, मेन जिसे बोले तालीम, आ, वो जब बीए म्यूजिक ऑनर्स मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि उससे पहले घर का माहौल ऐसा था कि पापा डॉक्टर थे। और हम्म। वो हमेशा से, मैं साइंस में भी अच्छी थी तो मेरे को तवज्जो थी मेरी कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में ही जाऊंगी। और बाकी स्कूल कॉलेज में गाते थे, स्टेज में गाते थे, प्रोग्राम्स में और क्वायर्स में सब गाया। लेकिन प्रोफेशनली उसको लेने का माहौल तब आया जब मैंने बीए ग्रेजुएशन ऑनर्स किया। और साथ साथ ही मेरी मम्मी ने मुझे गंधर्व विद्यालय से विशारद भी ज्वाइन करा दिया। तो वहां पे महादेव देशपांडे जी से सीखा मैंने। फिर अलंकार में पंडित जगदीश मोहन जी से भी सीखा मैंने। और मधु जी से भी मुझे गाइडेंस मिलती रही। और फिर अराउंड 2007 के बीच में बहुत साल मैंने इकबाल खान साहब से भी दिल्ली घराने से तालीम ली। बट कुछ ऐसा रुख सा था मेरा किशोरी अमोंकर जी की तरफ कि मतलब मैं तो
उनकी इस कह सकते हैं आपकी एकलव्य शागिर्द थी उनकी, एक एकलव्य शिष्या थी। और गंधर्व विद्यालय में भी बहुत उनके आर्काइवल रिकॉर्डिंग्स, बहुत कलेक्शन था, तो सुनने को भी मिल जाता था, तो बहुत बढ़ावा भी मिला वहां से। तो फिर 2007 में मैं किशोरी जी के पास आ गई सीखने, सब छोड़ छाड़ के, कि भाई मेरे को तो उनसे सीखना है। और फिर कुछ इस तरह की खूब रियाज और ये सब होने के हुआ, और आवाज में एक थोड़ा जोर आ गया। जोर मतलब जिसे कहते हैं एक हल्का सा, पुख्तगी आ जिसकी गई। वजह से वॉइस स्पाज्म बोल सकते हैं उसको, हाँ। पुख्तगी नहीं कहेंगे उस चीज को, ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा रियाज से, जैसे बोलते हैं आवाज में एक खराश आ गई, या आप बोल सकते हैं कि एक थोड़ी सी डिफॉल्ट हो गया वॉइस में। तो ऐसा एक वक्त आया जहाँ मुझे ब्रेक लेना पड़ा, और मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपकी वॉइस, अगर इस वक्त आपने रेस्ट नहीं लिया, इतना रियाज आपने कर लिया, और तानों का और वक्र तानों का, और बहुत रियाज चल रहा था, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आई शुड यू शुड गो ऑन अ वॉइस रेस्ट। सो उस दौरान में 1-2 साल अ, बिल्कुल इसमें थी। और जब मैंने ये बात मेरी गुरु जी को बताई, किशोरी जी को तो थोड़ी नाराज भी हो गई उसको लेके, कि तुम ऐसे ही लग रहा है, ये सब तो आवाज तुम्हारी खुल रही थी, और अच्छी हो जाएगी। और ये, लेकिन मैंने कहा कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आई फील सम पेन एंड अनइजीनेस ऑल्सो। तो हम्म। इस बीच में बस थोड़ा ऐसा फेस चल रहा था। मेरी शालमली दीदी से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया, उन्होंने कहा अपना टाइम लो, रेस्ट करो, एक थोड़ा सा। तो वहां से उनसे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी एक फैमिली रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, और उनसे भी सीखना शुरू किया मैंने। बट इवेंचुअली उनसे 4 साल कुछ सीखा। और इस बीच में मेरी मदर का कॉल आया कि भाई पीएचडी ज्वाइन करना है तुम्हें। तो मैंने कहा कि हाँ, ज्वाइन तो करना है। और आई थिंक बॉम्बे आई थी 2007 में, और कुछ 7-8 साल के बाद मैं वापस गई, और मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। तो उस दौरान में ड्यूरिंग माय रिसर्च टाइम आई केम अक्रॉस उस्ताद असलम हुसैन खान साहब, जो बॉम्बे में थे। और मुझे कई लोगों ने बताया कि उनके पास, क्योंकि मेरा काम हजरत अमीर खुसरो पे था, और कि वो तो बहुत ही दिग्गज उस्ताद हैं, और उनसे तुम्हें जाके बंदिशें लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। और उनकी आईटीसी रिसर्च एकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, सब जगह उनकी उन्होंने बहुत आर्काइवल रिकॉर्डिंग्स दी थी, और हम ट्रस्ट सब जगह। तो जब उनके पास गई तो बहुत एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड सेट में थी कि बस बिखरी हुई सी थी। और बाकी चीजें करना, लिखना या पीएचडी करना, वो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गायकी अपनी जगह में आई वॉज मिसिंग आउट ऑन इट। तो अपना ध्यान बटाने के लिए मैं बाकी चीजें कर रही थी उस वक्त। बट खान साहब ने मुझे ऐसा मेंटोर किया कि उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी तो सुई के धागे की तरह से बीच में से आवाज निकाल दूंगा मैं, और तुम देखना कि तुम दोबारा वैसा ही गाओगे। तो वाह। बस ये चीजें होती गई, और धीरे धीरे आवाज अपनी तरफ, मतलब ठीक चैनल पे आती गई ओवर द इयर्स। और इसीलिए मैं हमेशा समझती हूँ कि उस्ताद असलम खान साहब जो थे, वो बहुत ही दिग्गज उस्ताद थे, और मैं उन्हें सच में अपना मेंटर मानती हूँ। क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने मेरी आवाज को, मेरे स्टाइल को, मेरे कॉन्फिडेंस को वापस लाना, शालमिल दीदी का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मैं कहती हूँ कि मतलब मरते मरते किसी को कोई बचा ले, वो किया है, मतलब मेरे उस्तादों ने मेरे साथ। और मतलब हर गाने वाले की आवाज अगर ना चले तो वो क्या है, फिर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो फिर उन्होंने मुझे ख्याल, ठुमरी, गजल, बहुत चीजें भी सिखाई। सूफी में तो मेरी मदद कर ही रहे थे हजरत अमीर खुसरो की चीजों पे भी। तो बस यही सिलसिला रहा उस्तादों का। अच्छा साहब, बहुत सारे दोस्त जो हैं बेचारे वो लाइन पे लगे हुए आपको सलाम कह रहे हैं, और बहुत सारे दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आदाब, कि आप लोग हमारे आए। एक टेक्निकल एरर्स हो गए कुछ, बट आप फिर भी हैं, इसके लिए टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम्स शुक्रिया। कुछ आ गई थी। हाँ, न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त हैं महमूद अहमद, न्यूयॉर्क। कह रहे हैं शुक्र खुदा का कुफर टूटा। और न्यूयॉर्क से मेरा प्यार भरा सलाम। अलीगढ़ से डॉक्टर मोइस शम्स साहब देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं।
लखनऊ से उवैस संभली साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। अलीजा नजफ आदाब कह रही हैं आपको। खनक जोशी बेंगलोर से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। और सालिहा रशीद साहिबा इलाहाबाद से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत माजरत कि आज बड़ी प्रॉब्लम हुई, और मेरा हम होगा। तो नर्वस थे कि शायद प्रोग्राम ना हो, मगर शुक्र है कि हम लाइन पे आ गए और प्रोग्राम ये हो गया। मगर म्यूजिक में आप वालिद साहब आपके जाने माने डॉक्टर थे और आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो डॉक्टर तो आप बन गई, मगर म्यूजिक की नहीं, फार्मेसी की नहीं, मेडिकल की नहीं, बल्कि म्यूजिक की डॉक्टर बन गई। तो इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा लगता है? अरे ये तो मैं आपको क्या बताऊं, जिंदगी की विडंबना। आप देखिए कि मतलब घर में माहौल था म्यूजिक का, लेकिन पापा और मेरा दोनों का इंटरेस्ट था मेडिकल में जाने का, और म्यूजिक एज ए करियर लेने का बिल्कुल ये था नहीं। मतलब हमारे घर में सब डॉक्टर इंजीनियर हैं, मम्मी म्यूजिशियन थी, और कुछ पापा के ये भी था दिमाग में कि अगर सॉफ्ट स्किल ज्यादा डेवलप हो जाएंगी तो ये बिल्कुल मेडिकल स्ट्रीम में जाने के लिए बहुत स्ट्रांग हार्ट चाहिए। और वो सही भी थे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि आई कांट सी ब्लड एंड आई कांट सी जिस तरह का आपको एक डॉक्टर को जिस तरह का वो चाहिए, शायद अब मेरे में वो जज्बा नहीं है जो उस टाइम था। क्योंकि मैं तब जो जिस तरह से डायसेक्शंस करती थी, एंड आई वाज सो प्रो एट इट, कि मेरे जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे बायोलॉजी के टीचर थे, और वो बोलते थे, और मेरे फादर के पेशेंट भी थे बाय चांस, तो कहते थे कि भाई आपकी बिटिया तो कमाल है। मतलब लड़के थोड़े से झिझक जाते हैं क्लास के, लेकिन ये तो फटाफट रेड डायसेक्शन होते थे, बस उसको पिन करना है और उसको कहाँ से क्या करना है, और सब कुछ समझती रहती थी, पापा से पढ़ती थी। लेकिन मतलब टेंथ का मेरा पीबोर्ड था, और फिर कुछ उनको इस तरह का हुआ कि एकदम से मुझे हमें लगा कि शायद पैरालिटिक अटैक है, लेकिन वी केम टू नो कि उनका कैंसर जो है वो ब्रेन में चला गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया था उन्हें। तो उसकी वजह से और फिर 6 महीने हॉस्पिटल में रहे, और बाय द टाइम मेरा रिजल्ट आ गया था उनके सामने, और उनकी डेथ हो गई। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब अपसाइड डाउन हो गई जिंदगी पूरी की पूरी, कि ये तो जिंदगी भर का सपना था कि भाई साइंस पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पापा से पढ़ेंगे, ये करेंगे। और हमारे साथ हम मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमें बताया भी नहीं था कि छोटे हैं तो इन्हें क्या बताएं कि क्या हो जाएगा, जो होगा वो देखिएगा। तो मुझे और मेरे छोटे भाई को तो कुछ पता भी नहीं था। बड़े भाई साहब इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो बस मतलब वो जमाना ऐसा था, बस निकल गया किसी तरह से, क्या बताएं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे प्रिंसिपल भी चेंज हो गए, उनकी जगह एक दूसरे टीचर आ गए, प्रिंसिपल आ गए, थोड़े हरियाणी पुराने दिमाग के ख्यालात, तो उनसे उन्होंने अब कुछ मार्क्स अच्छे ही आए, लेकिन मैथ्स में थोड़े ऊंच नीच हो गई एग्जाम में, बोर्ड्स में। तो उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आई कि एकदम से सटक से साइंस मिल जाती। तो उन्होंने बोला आप 6 महीने आर्ट सेक्शन में बैठिए और फिर वहां से नोट्स ले लेके पढ़िए। अब जिंदगी में कभी ये हुआ नहीं कि भाई फ्रंट फ्रंट बेंचर हम हमेशा आगे से पढ़ने वाले और टीचर को एकदम समझ के नोट्स बनाने वाले, और वो भी दूसरी क्लास में बैठे हैं। तो क्या होना था फिर? पहली टर्म में कंपार्टमेंट आई केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझी, जो आपकी एनिमल किंगडम और ये सब जो चीजें होती हैं, जो बाकायदा पीएमटी के लेवल की 11th क्लास में शुरू हो जाती है, सीबीएसई बोर्ड इज वेरी टफ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, और ये सब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ कि हो क्या रहा है। और हम आर्ट्स में बैठे हुए हैं, वहाँ हिंदी की क्लास चल रही है, इधर साइंस की क्लास चल रही है। व्हाट ए कंफ्यूजन। और कितनी बार जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो बोले आप जो डॉक्टर वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक दिन मुझे पूछते हैं, मैंने कहा सर मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे बैठने दीजिए ना साइंस सेक्शन में। तो कहते ये कहाँ लिखा है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होंगे, और तुम तो लड़की हो, चूल्हा चौके करो, तुम्हें क्या करना है डॉक्टर बनने। मैं तो बड़ी ये हो गई कि मैंने कहा ये क्या बात है। मैंने कहा यहाँ लिखा है, और आप ये देख लेना कि डॉक्टर तो मैं बन के दिखाऊंगा। और ये मैंने बोल दिया, और वो मुझे बोलते हैं कि कैसी लड़की है। तो मैंने कहा, और अंदर से मैंने ये सोचा कि भाई आप तो अपने सब्जेक्ट में चाहे जो भी मिले डॉक्टर तो लेना है, क्योंकि अब तो मैंने उन्हें बोल दिया। तो वही हुआ कि जब इतने साल बाद एमफिल करके आ गई थी, तो मम्मी ने बोला भाई डॉक्टरेट करना है कि नहीं करना है, एडमिशन हो रहे हैं पता लगा है। तो मैंने कहा करना है। और मैं फिर गई कि मैंने कहा एक मैंने अपने दिल में वचन सा दिया हुआ था अपने फादर को, कि
आपके तीनों बच्चों में से एक के नाम के आगे तो डॉक्टर लगेगा। सो ये एक जर्नी है, और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला होता उस वक्त टाइम पे साइंस पढ़ने का, तो मैं डॉक्टर तो होती, लेकिन शायद इंजेक्शन लगा रही होती असली के। पर अभी भी आई कैन हील पीपल थ्रू वॉइस, आई बिलीव मिरेकल्स हैपन थ्रू थ्रू म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। और मैं सोचती हूँ आगे जाके मैं उसमें भी कुछ करना चाहूंगी, इफ आई कैन रियली हेल्प हील पीपल। दिस इज कुवैत माई से ड्रीम। हमारे दोस्त साईं नवाज भमरू साहब कुवैत से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और उस्मा दानिश साहिबा सेकंड स्टोरी हमारे घर की देख रही हैं, वो भी आपको आदाब कह रही हैं। और मलिका नसीम बहुत हमारे दौर की, इस दौर की बड़ी शायरा, हमारी बड़ी बाजी हैं, ये जयपुर से देख रही हैं और आदाब कह रही हैं। कह रही हैं जावेद दानिश शादाब, इतने खूबसूरत प्रोग्राम और इतनी खूबसूरत शख्सियत को लाने का शुक्रिया। और मुश्ताक कादरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो देख रहे हैं ये। तो अच्छे अच्छे दोस्त आगे। दोस्तों एक बार फिर माजरत। चलिए इसी बात पे हम कोई बंदिश सुनते हैं साहब, कि आपकी भी तबीयत थोड़ी ठीक हो, बोरियत खत्म हो, और पब्लिक जो इंतजार इतना कर रही। तो हम क्यों ना कोई छोटी सी बंदिश आप पेश करें। तो किसकी कंपोजिशन सुनाएंगी ये भी बताइए। ट्रेडिशनल कंपोजिशन है, और राग मियां मल्हार में। हम्म। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं किशोरी जी की तो बहुत ही भक्त हूँ। मेरे को जितना मेरा कैलिबर है उस हिसाब से गा लेती हूँ। हर एक का अपना होता है कि वो अपने गुरु से क्या ले सकता है, उसके ऊपर होता है। तो भूल चूक माफ करें, थोड़ी कोशिश करना चाहती हूँ राग मियां मल्हार में एक बंदिश। बहुत ही खूबसूरत उमड़ घुमड़ गरज गरज। आ, तानपुरा सुनाई दे रहा जी सुन, है? उसे हल्का ही रखें, पता नहीं क्यों आज एको है बहुत। अच्छा, एकदम हल्का कर दूं? जी जी। उमड़ घुमड़ गरज गरज, उमड़ घुमड़ गरज गरज, बरसन को आयो मेघा, उमड़ घुमड़ गरज गरज, बरसन को आयो मेघा, ऐसा ही जरन लागे, ऐसा ही जरन लागे, पिया बिन मोर नैना, उमड़ उमड़ गरज गरज। घुमड़ गरज गरज, चमकत बिजुग गगन तपत, आ चमकत बिजुग गगन तपत, ऐसो ही जग मोमन बिरहा, बिरहात छायो मन, उमड़ घुमड़ घर जगर, उमड़ घुमड़ घर जगर, उमड़ 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 घुमड़, घुमड़ घुमड़ घर जगर। आजकल मॉनसून का जमाना है, तो मुझे लगा मियां मल्हार से बेहतर क्या हो सकता है वाह सुनाने के लिए। वाह।
तब यूनिवर्सिटी के जमाने में म्यूजिक के क्लास वाले सुना आपको किशोरी कह के बुलाते थे, इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली तो गंधर्व महाविद्यालय में सभी लोग जानते हैं दीवान दा को। तो एक्चुअली मेरी शुरू से एक जैसे ही मेरी तालीम शुरू हुई तो मम्मी का एक ये था कि फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज, जो फर्स्ट ईयर में, सबसे पहले सिलेबस ले आओ। और हमारी इतनी बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी भी थी यूनिवर्सिटी की भी। तो इन आर्टिस्ट को सुनना है तो किशोरी जी को, परवीन जी को, जसराज जी को, सबको ही सुनती थी। पर ज्यादातर चॉइस राग जो रखना है वो किशोरी जी का ही रख, मतलब ऐसा टेस्ट डेवलप था, हो गया था मेरा। तो वाह। बहुत सारी चीजें होती थी कि कभी कभी वहां पे कैसेट्स इशू नहीं होते थे, कोई राग के मिल नहीं होते थे, तो मैं जाती थी दीवान जी के पास, और वो समझ लीजिए कि वहां की जो खजाने हैं म्यूजिक के, उनकी चाबियां उनके पास होती। मैं कहती दीवान जी मुझे ये राग चाहिए ना किशोरी जी का, मुझे ये चॉइस में रखना है, मुझे तैयार करना है। तो वो ढूंढते थे, अच्छा मैं ढूंढता हूँ। फिर आर्काइव्स में से कहीं से निकालते थे, कभी किशोरी जी की या जयपुर घराने की गायकी की बहुत सी चीजें उन्होंने दी मुझे। तो मोंगू बाई बाई जी की रिकॉर्डिंग, केसर बाई जी की रिकॉर्डिंग्स, अ, तो ऐसे ही सुनते सुनते, और मैं घंटे घंटों सुनती रहती थी। तो मुझे चिढ़ाते थे कि भाई वो मीरा जो थी वो कृष्ण की दीवानी थी और तुम किशोरी की दीवानी हो। तो किशोरी किशोरी ऐसा होने लगा कि वो मुझे किशोरी बोलने लगे। और एक दिन ऐसे रिसेप्शन पे खड़े थे, वहां सभी बच्चे होते हैं, मैंने, ए किशोरी इधर आना। अब मेरे दोस्तों ने जो सुन लिया, तो बस उन्होंने तो मेरा नाम ही किशोरी रख नाम ही रख दिया दिया। मेरे बैच में सब। हाँ हाँ, तो वो मतलब ऐसा हो गया। तो और लेकिन मैं कहती हूँ कि इस वजह से, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना बढ़ावा दिया कि मुझे ये हिम्मत हुई कि मैं लिटरली जाऊंगी एक बार तो उनसे सीखने। और फिर मैं हमेशा इस ताक में रहती थी कि किशोरी जी का प्रोग्राम है तो मैं सुनूं। तो शंकर मतलब आपका जो फेस्टिवल होता है श्री राम सेंटर का, और आपका कमानी में बहुत सारे फेस्टिवल होते थे, तो मैंने 2-3 बार उन्हें पकड़ा और बिल्कुल पाँव पकड़ लिया उनके कि मेरे को ताई आपसे सीखना है, मेरे को आपके पास आना है। वो बड़ी मुश्किल से मानी। मैं 3-4 साल उनके पास जाती रही हर बार। पर ये 3 या 4 बार जब वो मुझे मिली और उनको सच को लगा, कि बोली अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, कब आओगी? मैंने आप बोली कब आओ। तो इस दौरान में बस ऐसी ही मेरी जर्नी। वाह वाह। और इस नाम, क्या बताऊं, राना शिराज नाम तो नाम है साहब, लेकिन। राना साहब हमारे दोस्त हैं और ये लाहौर से देख रहे हैं, लाहौर से आपको सलाम कर रहे हैं। और खनक जोशी हमारी बहुत ही अच्छी, लास्ट वीक इनका प्रोग्राम हो चुका है, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची क्या है। करूंगी। और खनक जोशी कह रही हैं कि साहब क्या जबरदस्त आपने चीज सुनाई, इस वक्त जो है बेंगलोर में भी बारिश हो रही। तो माहौल बहुत अच्छा। तो और शुक्रिया। हमारे अलीना इतरत साहिबा बड़ी शायरा हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त दिल्ली में हैं, दिल्ली से देख रही हैं। और इदरीस अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त और करम फरमा हैं, ये गालिब इंस्टीट्यूट के से देख रहे हैं दिल्ली, और वहाँ के डायरेक्टर हैं। और शोएब मलिक भाई देख रहे हैं मेरे ख्याल में कश्मीर से। और तो दोस्तों आप ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि मैं भी साथ साथ बताता चलूं। तो इसके बाद आप उस्ताद असलम खां से भी बहुत मुतासिर रही हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। तो अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि असलम खान साहब तो एक बहुत ही पुख्ता कलाकार और बहुत ही नरम दिल उस्ताद थे, मतलब सेंट थे वो अपने आप में। और मतलब वो, मतलब मुझे लगता है मैंने भगवान नहीं देखे लेकिन शायद ऐसे ही होंगे, ऐसे दिखते होंगे। और मैं बहुत यंग एज में अपने फादर को खो चुकी थी, तो मुझे उनमें ऐसा लगता था कि बस मैं इनकी सेवा करूं। और उन्होंने मुझे मतलब इतना बढ़ावा दिया। एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस देना कि बेटा तेरी आवाज ठीक हो जाएगी। और फिर जैसे ही ये जिक्र हुआ कि एक दिन मम्मी का कॉल आता है कि बेटा दिल्ली दूरदर्शन में आया है कि कोई ऑडिशन, रियलिटी शो में तो हम वैसे जाते नहीं थे कहीं, क्लासिकल वालों को कहाँ मौका मिलता है। तो लेकिन जश्न बेगम अख्तर हो रहा था, तो मम्मी ने बोला तुम गा सकती हो गजलें।
बेगम अख्तर जी को भी मैं बहुत सुनती थी, लेकिन मेरे को डर ये लगता था कि गजल के लिए ना तो मेरे को उर्दू आती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, और तलफ्फुज नहीं आता, और अदायगी नहीं आती, और तहजीब नहीं है, और अदब नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो बहुत झिझक से रहती थी मैं। और तो मैंने खान साहब से बड़े डरते हुए पूछा कि मैंने कहा, खान साहब मैं, आप मुझे सिखाएंगे? तो बोले, हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। और मैंने कहा लेकिन मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती। नहीं तो हम एक एक चीज तुम्हें बताएंगे, कैसे गाना है, क्या मॉड्यूलेशन है, किस शब्द का क्या मीनिंग है, और उसका मायने क्या है, तो सब कुछ। तो वही हुआ कि जब मैं, तो आउट ऑफ 12 कॉन्टेस्टेंट्स में से, पूरे इंडिया में से, हमने अपनी सीडीज रिकॉर्ड किए बाकायदा, जो रिक्वायरमेंट थी, उन्हें 3 रिकॉर्डिंग्स भेजनी थी स्टूडियो रिकॉर्ड करके। वो बाकायदा मैंने सारंगी वाले सब बुला के, तबले वाले, साजिंदे बुला के और रिकॉर्ड किए और भेजे। और आउट ऑफ 12 कॉन्टेस्टेंट्स ओवर इंडिया में से मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं गई दिल्ली दूरदर्शन गाने, और बहुत अच्छा भी गया मेरा। और इवन अगर आप देखें मेरे चैनल पे, बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले मुझे। पर एट द एंड ऑफ इट, जो होता है वो जजेस की मर्जी होती है। बट इट वॉज वेरी सेटिस्फैक्ट्री कि मैं बेगम साहिबा को एक अपनी ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट दे पाई मैं उन्हें इस उससे। तो असलम खान साहब ने मुझे, अच्छा तो उसमें जो राउंड्स थे, तो उसमें 3 राउंड्स थे कि आप एक तो बेगम साहिबा की गाई भी कोई पसंदीदा गजल गाएं। तो मैंने वहाँ मेरे हमनफज मेरे हमनवा शकील बदायूनी साहब की कंपोजिशन है, लिरिक्स है, वो गाई। और फिर एक वहाँ था कि एक उस्ताद शायर की चीज गानी है। तो मतलब गालिब हैज बीन माय फेवरेट ऑल ऑल टाइम। सो हाँ, साहब ने भी मुझे बोला कि उन्होंने मुद्दत हुए यार को मेहमा किए हुए सिखाई। और एक उन्होंने बोला कि कोई अपनी पसंदीदा, तो उन्होंने कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को। ऐसी चुनिंदा चीजें सिखाई हैं उन्होंने मुझे, और उसकी मॉड्यूलेशन और किस तरह से गानी है। और एक चीज नहीं सिखाई उन्होंने मुझे, मतलब बेगम साहिबा की बहुत सारी चीजें सिखाई अ, गजलों में, कि क्या पता कुछ और सुन लें, ये सुन लें, वो सुन लें। तो और इतने बड़े दिल के थे कि अब देखिए उनका तारुफ अगर हम देखें, तो वो ऐसे एक शख्सियत थे जो हापुड़ पुरजा घराने से भी तालीम थी उनकी, सादिक खान साहब से उनके दादा थे। आगरा घराने से उनकी वो थी। अजमत हुसैन खान साहब उनके जो बहनोई थे, वो अलादिया खान साहब के नेफ्यू थे। तो वहां से उनके पास जयपुर अतरौली की ऐसी बंदिशें हैं जिनकी वो कहते थे कि बहुत से शागिर्दों के पास अंतरे ही नहीं है, लेकिन हमारे पास अंतरे भी हैं उसके, जयपुर घराने की। और सब। दिल्ली घराने की भी बंदिशें उनके पास हैं। तो इस तरह के, मैंने उनसे पूछा एक बार, खान साहब आपके पास इतनी घरानों की चीजें कैसे हैं? कि बेटा पहले जमाने में जब शादी ब्याह हुआ करते थे ना, तो लड़की जाती थी, लेकिन अगर दूल्हा म्यूजिशियन है तो हमारे घराने की उसको 500 बंदिशें चली गई दहेज में। तो ऐसे क्रॉस कल्चरल वेडिंग्स हुआ करती थी, मतलब जो उस्तादों के उस्तादों में शादियां हो रही हैं, तो उस घराने की चीजें इस घराने में आ गई, इस घराने की चीजें उस घराने में चली गई। तो इस तरह से आ, सबसे बड़ी पूंजी तो म्यूजिक हुआ करता था। किसी वाह। को बंदिश देना मतलब कि अपना जिगर निकाल के दे दिया। वाह। हम्म। देखिए अब म्यूजिक की कितनी अहमियत रही है आप देखिए, और वो हमारे उस्तादों ने और पंडितों ने सभी ने मिल के इसको जितना प्रिजर्व किया है, मैं कहती बहुत हूँ काम किया, बहुत काम किया। इंडियन म्यूजिक को, पूरा दोनों का उतना ही हाथ, दोनों। हम इसमें किसी धर्म को या हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं सकते म्यूजिक को लेके, इतना इतना इतना। हम्म। अमजद अली खान साहब को देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खान साहब को देख लीजिए, आमिर खान साहब को देख लीजिए, इकबाल खान साहब हुए, असलम खान साहब हुए, असलम हुसैन खान साहब हुए, और सभी 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 दिग्गज लोग, और हमारे जितने महाराष्ट्रन या पंडित हुए, पंडित जसराज हुए, या किशोरी जी हुई, राशिद खान साहब हुए, और कितने उस्ताद, मतलब पंडित भीमसेन जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो हम क्या बताऊं, मतलब मेरी तो जिंदगी कट गई सबको सुन सुन के। और वाह। वाह। हमेशा मुझे एक बार बोलते थे, बेटा सबको सुनो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्या चीज, कौन सी धुन, कौन सा कण तुम्हारे जहन में घुस जाएगा,
और एक गुलदस्ता तुम्हें बनाना है तो सबकी चीजें लो। वो बिल्कुल ऐसे उस्ताद नहीं थे कि मेरी शागिर्द हो तो किसी और को नहीं सुनना, मेरी घराना है तो किसी और को नहीं सुनना, बिल्कुल भी नहीं ऐसे। उन्होंने बोला हमारी खुद की इतनी एनरिच इसलिए हुई गायकी कि हमने इतने इतने घरानों की चीजें सीखी, और आज हम तभी तो तुम्हें दे सकते हैं। तो कितना बड़ा दिल होता है, आप सोचिए किसी उस्ताद का। ऐसे वाह। लोग मिलना तो बड़े तब खुशनसीबी दिल्ली होती। से आपके हमारे दोस्त प्रोफेसर इखलाक आहन साहब ने भी ज्वाइन किया है, और ये कह रहे हैं नमस्कार सर। कि ये वापस आ रहे हैं हिल्स से, यानी ये अभी कश्मीर गए हुए थे, वहां से वापस आए हैं और इन्होंने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इखलाक भाई के बारे में बात होगी, कह रहे हैं वेरी गुड प्रियंका, यू आर गोइंग राइट। और बहुत शुक्रिया सर, और आपका बहुत शुक्रिया दानिश साहब से इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है और क्या बातचीत हो रही है, इतना मजा आ रहा है। उम्दा जिसे बोलते हैं, एक शख्सियत है वो अपने आप में। तो फिरदौस जहां साहिबा रांची से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। और अतर आदाब। खान साहब, हमारे अतर खान साहब भी दोस्त हैं और सिंगर हैं, ये टोरंटो से देख रहे हैं। और जनाब हुमा अली दिल्ली से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। तस्लीम आरिफ हमारे दोस्त हैं और ये कोलकाता से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। बहुत दोस्तों, ज़रूर आप लिखें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा संभाले नहीं संभल रहा। तो खनक जोशी फरमाइश कर रही हैं कि कोई गजल हो जाए मैम, तो हम उस तरफ आ रहे हैं खनक। मगर इससे पहले हम चाहेंगे कि क्योंकि हमारे इखलाक खान भाई भी आ गए हैं, तो कोई ठुमरी की फरमाइश है साहब कि ठुमरी की कुछ वो सुनाए। हम्म, हम्म, कजरी सुनाती हूँ एक, बहुत हाँ, ही। कजरी सुनाए। आजकल तो कजरी का मौसम चल रहा है, तो वही जो मैं बोल रही थी कि सीखने सिखाने का सिलसिला, तो मैं गिरिजा देवी जी की भी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। शोभा गुर्तू जी और उनकी, और खान साहब तो बोलते थे कि, और खान साहब ने खुद मुझे बहुत खूबसूरत ठुमरी और गजलें सिखाई। तो एक कजरी है पूरबम की। बरसन लागे बदरिया, झूम झूम के बरसन लागे, हाँ बरसन वाह। लागे बदरिया, झूम झूम के बरसन लागे, बरसन लागे, बरसन लागे, बरसन लागे, बरसन लागे बदरिया, रूम झूम के आ आ बरसन लागे, बरसन लागे, बरसन लागे बदरिया, बरसन लागे बदरिया, रूम झूम के बरसन लागे बदरिया, बादल गरजे के, बादल गरजे, बादल गरजे, बिजुरिया चमके, बादल गरजे, बिजुरिया चमके, बादल गरजे, बिजुरिया चमके,
हाँ, बोलन लागे, बोलन लागे, बोलन लागे, बोलन लागे, कोयलिया झूम झूम के बोलन लागे, बोलन लागे, बोलन लागे, बोलन लागे, कोयलिया झूम झूम के बरसन लागे, हाँ बरसन लागे, बरसन लागे, बदरिया। वाह 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 वाह, वंडरफुल। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोहम्मद काजिम हमारे दोस्त हैं, देख रहे हैं आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब असद फैसल फारूकी भाई भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, और वो भी आपको आदाब कह रहे हैं। और इखलाक आहन साहब फरमा रहे हैं कि प्रियंका रोट, हम पहले ये कमेंट नहीं बताएंगे, ये बताइए कि साहब इखलाक आहन से आपकी कैसे मुलाकात हुई? ये तो फारसी के पंडित हैं। तो क्या हुआ कि जब मैंने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया हजरत अमीर खुसरो पे, तो बहुत सी चीजें मिल रही थी, लेकिन मैं कुछ इस तलाश में थी कि उनके ओरिजिनल दीवानों में से कुछ चीजें निकलें, क्योंकि उनको कन्वर्ट करके बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं कि उनकी हैं, लेकिन उनसे एट्रीब्यूट करके बोली जाती हैं। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू हैव सम ऑथेंटिक, यू नो, प्रूफ कि किसी दीवान में क्या उनकी कोई गजल सच में मिलती है। तो एक प्रदीप शर्मा खुसरो साहब हैं, जो खुसरो, हजरत अमीर खुसरो के बहुत बड़े दीवान हैं। उन्होंने अपना तकिया कलाम में लगा रखा है खुसरो, वो बहुत बड़े कलेक्टर हैं। उन्होंने बहुत ही मदद की मेरी, उनका मैं इसलिए नाम लेना चाहती हूँ, मेरे रिसर्च में उनका काफी कंट्रीब्यूशन हुआ। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली असलम खान साहब से भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और अखलाक साहब से भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और मुझे एक पर्शियन इसमें ले गए, हजरत अमीर खुसरो के ऊपर एक सिंपोजियम था। तो वहां मैं मिली खान साहब से, और उनसे बातचीत हुई कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन उनकी म्यूजिक पे मुझे, अगर उनकी कुछ दीवान से आप गजलें निकाल के दे सकें मुझे, और ट्रांसलेशंस करवा सकें मेरे रिसर्च वर्क के लिए, तो खान साहब ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की उस पे, प्रोफेसर क्लार्क अहमद ने। और बहुत ही। नहीं साहब, प्रोफेसर इखलाक अहमद, इखलाक आहन साहब हमारे भी बड़े जी। अच्छे दोस्त हैं, मगर मैं भी इनको पंडित मानता हूँ। मुझे भी फारसी में जहाँ मेरी गाड़ी रुकती है तो इखलाक आहन साहब को फ़ोन करता हूँ, तो वो गाड़ी में को स्टार्ट वही करते हैं जैसा, तो उनकी वजह से। मगर इखलाक भाई ये फरमा रहे हैं, आप पब्लिक ने अगर पढ़ा है तो ये देख कि प्रियंका रोट हर थेसिस ऑन क्लासिकल म्यूजिक एंड अमीर खुसरोज लेगेसी। आपकी पीएचडी जो थी इसी पे थी। और असना बदर साहिबा देख रही हैं मेरे ख्याल में जिद्दा से। और साले रशीद साहिबा कह रही बहुत खूब। और जनाब कराची से हमारे भांजे साहब जमील, एहतशाम जमील देख रहे हैं मुझे, और आदाब कह रहे हैं। और आरास्ता तालीस कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो ये भी बताइए कि आप कहाँ से देख रही हैं या देख रहे हैं। तो एक ये बात बताइए साहब, अच्छा मेडिकल से म्यूजिक, और म्यूजिक से फिर जर्नलिज्म, ये सफर कैसे हुआ? हम्म। एक्चुअली ये जो सफर था ये बहुत ही ऑर्गेनिक हुआ, क्योंकि जब मैंने म्यूजिक ऑनर्स ज्वाइन किया, तो हमारा जितना शास्त्रीय संगीत है ये बिल्कुल संस्कृत और हिंदी में है। लेकिन आई केम फ्रॉम अ वेरी कॉन्वेंट एजुकेशन। मेरा +2 जो हुआ वो कॉन्वेंट स्कूल से हुआ, और मीडियम की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी फर्स्ट टर्म में। एग्जाम्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, तो हमारी प्रोफेसर सुनीरा कासलीवाल जी मेरी थ्योरी की टीचर थी, और प्रोफेसर अंजलि मित्तल जी, तो उन्होंने जब देखा कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, बुलाया उन्होंने। मैंने कहा
मैम पता नहीं, मेरे से तो एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा मेरा, मतलब मैं कितना रट के लिख सकती हूँ। एक होता है आपने एक चीज समझ लिया और आपने लिख दिया, तो बोले कोई बात नहीं, यू जस्ट गो एंड चेंज योर मीडियम। उन्होंने मिड टर्म में मुझे भेजा यूनिवर्सिटी और मीडियम चेंज करवा दिया, एंड फिर नेक्स्ट टर्म से मेरे फर्स्ट क्लास नंबर आने लगे, एंड आई हैव बीन एन ऑल थ्रू अ डिस्टिंक्शन होल्डर टिल माय पीएचडी। सो एंड देन आप देखिए कि देन दे नोटिस कि अब फिर मेरे नोट्स चेक करना है, करना ये सब तो चल ही रहा था। तो मेरे टीचर्स ने, आप देखिए कि कच्ची मिट्टी को घड़े में कैसे बनाते हैं, ढालना। तो मुझे एकदम से उन्होंने एक दिन बुलाया और बोला कि हमारा एक सिंपोजियम हो रहा है और तुम स्टूडेंट एडिटर बनोगी। तो मैंने कहा मैम मैंने तो कभी नहीं किया। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, जो कुछ वो है सब तुम, हमारे पास रिकॉर्डिंग, वो कैसेट रिकॉर्डर हुआ करते थे, हम अपने लेसन भी रिकॉर्ड करते थे, तो वो लेके जाना, पूरा रिकॉर्ड करना, और उस पूरे को ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, बस उसको पूरा अपनी भाषा में इंग्लिश में लिखना। तुम इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन कर लोगी? हाँ। और फिर जो भी हम करेक्ट कर देंगे। तो जो भी वहाँ दिग्गज हमारे यहाँ बहुत प्रोफेसर फिलोसफर्स, मतलब जितने म्यूजिक के आते लोग आया करते थे, क्या बातचीत हो रही है वेरियस सब्जेक्ट्स पे। तो वहां से आप देखिए म्यूजिक फैकल्टी होने के बाद भी मेरी हैंड्स ऑन तालीम शुरू हो गई, म्यूजिक जर्नलिज्म। इसका श्रेय मैं अपनी दोनों टीचर्स को देती हूँ। और इवेंचुअली सुनीता मैम ने मुझे बोला कि बेटा प्रियंका, यू हैव अ वेरी गुड स्कोप फॉर म्यूजिक जर्नलिज्म। मैंने कहा मैम ये क्या है? कि बोली तुम जर्नलिज्म कर लो। तो इन्होंने मेरे दिमाग में, अब मैं घर आई, और बाय चांस की बात है कि बहुत सारी चीजें ना, व्हेन द डॉट्स हैव टू बी जॉइंड, गॉड डज इट समहाउ। तो मैं घर आई, मैंने कहा मम्मी आज मैम ने ना मुझे ऐसे बोला कि जर्नलिज्म, तो म्यूजिक जर्नलिज्म भी हो सकता है। तो मम्मी ने बोला अरे वो आज ही है, एक नीचे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स रहती हैं, तो वो आज ही बोल रही थी कि मैं भारतीय विद्या भवन से फॉर्म लाई हूँ जर्नलिज्म का, तो तू उनके साथ चली जाएगा, तेरा मन है तो। और मैंने एंट्रेंस दिया, मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ से एक क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हो गई मैं एक तरह से। और बस वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ लिखने का, तो मैं हिंदुस्तान हिंदी के लिए भी कुछ आर्टिकल लिखे, बट वही मेरे को पता था। लेकिन जब मैं बॉम्बे आ गई और ये दौरान शुरू हुआ कि अभी आवाज नहीं चल रही और अब क्या करें, और आइडेंटिटी क्राइसिस सी फील हो रही है, तो उस बीच में हमारे एक दोस्त संजीव नायर जी मिले, फेसबुक फ्रेंड थे मेरे। तो उन्होंने बोला भाई तुम तो एमफिल हो इंडियन म्यूजिक में, तो हमारे लिए एक आर्टिकल लिखो। हमने अपना न्यू पोर्टल शुरू किया ई संस्कृति.com। तो मैंने कहा अरे क्या बात है, डूबते को तिनके का सहारा, और क्रिएटिविटी अपनी कहीं निकालनी हो आर्टिस्ट को, तो वो किसी फील्ड में तो निकाले। तो हमने कहा ठीक है, एंड फिर मैं जुट गई, एंड यूज्ड टू पे मी ऑल्सो, पर आर्टिकल अच्छा खासा, और चल रहा था सब कुछ। तो इससे मेरा प्रोफाइल क्रिएट होता गया, मैं टाइम्स जॉब पे अपना प्रोफाइल बना दिया। और ऐसे ही हमारे एक और दोस्त मिले, उन्होंने बोला कि हमारी एक ट्रैवल मैगजीन है, आप उसकी एडिटर बन जाएंगी, उसके आर्टिकल्स आप कल्चर ये तो लिखती हैं, आप ट्रैवल भी लिख लीजिए। मैं एचआरएनओ का मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने उसे आउटसोर्स किया है, तो वी नीड एन एडिटर। अब वो एक्सपीरियंस भी काउंट हो गया रेज्यूमे में। तो इधर एबीसी ग्रुप ने मुझे उठा लिया एज एन एडिटर फॉर ऑन रूट वंडर्स। यहाँ पे ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी जर्नलिस्ट हो गई। अभी कारवां चल ही रहा था, तो इस बीच में मैं अनुराग बत्रा सर से मिली, हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। तो मैं एक जगह जामिंग कर रही थी, वो आए मेरे साथ, बोला अरे आप क्या गा रही हैं और अपना कार्ड दिया। तो मैंने कहा रियली आई यू द एडिटर इन चीफ ऑफ बिजनेस वर्ल्ड? आई हैपन टू बी अ राइटर ऑल्सो, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। अरे सेंड मी योर पेपर्स। और फिर उन्होंने मेरा, जैसे क्योंकि वहां मैं एसोसिएट एडिटर थी, सेम प्रोफाइल पे ग्रुप लेवल पे मुझे रख लिया। लेकिन मैंने बोला कि सर मैं तो कल्चर एंटरटेनमेंट लिखती हूँ, मतलब कल्चर लिखती हूँ अभी तक। तो बोले एंटरटेनमेंट लिखोगी? मैंने मतलब बॉलीवुड और ये वो। तो मैंने कहा सर मुझे तो उस दुनिया का कुछ नहीं पता। क्या पता है, शुरू करोगे तो सब आ जाए। और फिर उन्होंने उनकी एक सिस्टर कंसर्न ही बोल सकते हैं, एक्सचेंज फॉर मीडिया, उनका एक loudest.in करके भी एक साइट है, पोर्टल। तो एवरीथिंग एक्सपीरियंशियल भी है। तो यहाँ जो मेरा एक कहते हैं ना कि अब ट्रेनिंग फेज शुरू हुआ। और आई थिंक अनुराग सर इज माई मेंटर इन जर्नलिज्म, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें हर चीज, यू शुड
be able to gauge business angle of every story. दिस इज व्हाट आई सीक फ्रॉम यू. तुम कुछ भी लिखो, अगर तुम मुझे पिच करोगी कि सर इसका बिजनेस एंगल ये हो सकता है, हम ये कवर कर लें, हाँ कर लेंगे. तो फिर इस दौरान हमारा एक BW विमेन एंटरप्रेन्योर इशू था. तो उसमें कवर पेज पे हमारे डेप्यूटी एडिटर का फोन आया मुझे एक दिन कि भाई प्रियंका, तुम बॉम्बे में बैठी हो तो दीपिका पादुकोण चाहिए. मैंने कहा जी, ले आओगी, मुझे 2 घंटे में कंफर्मेशन चाहिए. मैंने कहा जी सर, कोशिश पूरी रहेगी. और विद इन 2 आवर्स मैंने जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे सब हिला दिए. और आई जस्ट गॉट अ कंफर्मेशन कि सर मैं कल उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रही. एंड शी सेड ओके. तो इस तरह से, और फिर उस इशू के लिए मैंने एकता कपूर का इंटरव्यू किया बालाजी टेलीफिल्म से. अ, अनीता डोंगरे का इंटरव्यू किया, फैशन डिजाइनर रेनू सूद जी का इंटरव्यू किया, द MD ऑफ HDFC बैंक, एंड ऑल दी हाई प्रोफाइल women. And that's how my journey, Falguni Nair from Nykaa. So very corporate और एंटरटेनमेंट प्रोफाइल और बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट होती चली गई. मतलब आप सोचिए कहाँ क्लासिकल म्यूजिशियन और कहाँ ये प्रोफाइल. मतलब ऐसा लगता है जमीन और आसमान. बट भगवान ऐसा है जो जमीन और आसमान भी मिला सकता है. सिर्फ उसकी कृपा होनी चाहिए, उसका नजर करम हो बस. तब बहुत हमारे दोस्त सईद आसिम रऊफ गोरखपुर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं. और जनाब नए नए बहुत सारे लोग आए हैं. और हम जफर आलम साहब फरीदाबाद से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं. और वक्त हमारा हुआ चाहता है और लोगों की फरमाइश बड़ी है गज़ल की. तो हमारी खनक जोशी भी गज़ल की फरमाइश कर रही हैं. तो गज़ल आप बेगम अख्तर से भी बहुत, अख्तरी बाई फैज़ाबादी से बहुत मुतासिर हैं, उनको चाहती हैं. तो कोई गज़ल उनकी कोई कंपोजिशन अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाएं प्लीज. तो ज्यादातर तो मैं मेरे हमनफर बहुत ज्यादा गाती हूँ. तो मेरे सुनने वालों ने मुझे बोला अब की बार वो मत गाना, कुछ और गाना. तो मैंने कहा अरे यार, क्या बात है. तो मैं कोशिश कर रही हूँ. कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया. वाह वाह. हम्म. वाह कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया. कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया. और कुछ तलखिए, और कुछ तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया है. कुछ तो दुनिया की वो मेरे वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे, आ जाएंगे. वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे, जाएंगे. ऐसे
बेकार ख्यालात ने तोड़ दिया। तोड़ दिया, ऐसे बेकार ख्यालात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। हम तो हम समझे तो थे। समझे थे, हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया। वाह वाह वाह, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। सब हमारा वक्त हुआ चाहता है, और दो एक गजल सवाल और थोड़ी अर्ज करना चाह रही थी, जी। जो मुझे असलम खान साहब ने, मैंने अभी आपके सामने जिक्र भी किया था, अ, गालिब की एक गजल, तो उसके दो शेर पढ़ना चाहती हूँ। हम्म, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। वाह, सुनाए। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोश कदा से बज़्म चरा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, दिल ढूंढता है कि आ दिल ढूंढता है वर्षा की रात बरसात की रात भी, वाह वाह दिन वाह। बैठे रहे तसब्र बैठे रहे तसब्र जाना किए हुए, दर्द हुई है यार को मेहमान किए वाह, हुए। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। मोहतरमा डॉक्टर प्रियंका माथुर साहिबा, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको हमने बहुत परेशान किया, मगर वो मैं नहीं कर रहा था, टेक्निकल बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम्स आ जाती है। जी। आपने न सिर्फ अपना बहुत कीमती वक्त इनायत किया, बल्कि म्यूजिक और कल्चर के खूबसूरत मिलन से हमें रोशनास भी कराया। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप सब न सिर्फ मेरी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं।
अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादीर रोशन रहता है। और डबल। इससे पहले कि हम रैप अप करें, ये बता दें कि आज डिस्टरबेंस तो बहुत हुई, मगर ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आप प्रियंका माथुर साहिबा के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। बल्कि हमारी जो पोस्ट हमने लगाया था उसमें इनकी लिंक भी दी हुई है, उसे खोलिए तो एक ख़जाना वहाँ मौजूद है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और उसके कोई चार्जेस भी नहीं हैं। तो ज़रूर देखिए, मगर उनको कमेंट करना ज़रूर न भूलिएगा। इस को भी हम इस यूट्यूब पे भी लगाएंगे, वहाँ भी आकर के आप प्रियंका माथुर साहिबा से जो सवाल हों और जो आप पूछना चाहते हैं वहाँ पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते हमारी मायनाज मेहमान होंगी आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर कमर जहां। डॉक्टर कमर जहां इन्वायरमेंटल साइंसेज और टॉक्सिकोलॉजी के शोबे में काबिल कदर उनका काम है। गुफ्तगू से सरशार होने के लिए ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बिल्कुल मिलेंगे इंशाल्लाह। जाते जाते ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो रिसर्च वर्क है वो प्रचलित प्रचलित और अप्रचलित बंदिशों पे है। एंड इसमें उनके बहुत से राग, जैसे कि फरगाना, शाहना हुआ, जिलफ हुआ, तो इसकी बहुत सारी बंदिशें, पर्शियन बंदिशें। ज़रूर। पर जाते जाते मैं हजरत अमीर खुसरो की एक बंदिश अगर एक पेश कर सकूं हाँ, अगर आप तो मैं सुनना चाहें, बिल्कुल अभी। बिल्कुल। अ, तो वो बंदिश एक बार खान साहब से मैंने ली थी, और हमारी फैकल्टी ऑफ म्यूजिक में भी उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब ने हमें बताई थी, जो शाहना खानड़ की एक बहुत खूबसूरत बंदिश है, जो एक सहरा है। तो माना जाता है कि आ, वो मुरीद थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के, और उन्हीं की शान में सारी कॉम्पोजिशंस बनाया करते थे। तो उन्होंने उन्हें एज ए दूल्हा भी इमेजिन करके लिखा, एज अ मुरीद भी इमेजिन करके लिखा, अपनी लवर इमेजिन करके लिखा। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक सहरा है, जो हमारे यहाँ क्योंकि मुझे आता था तो मैंने अपने भाइयों की शादियों में भी गाया, और गाया जाता है, ये ट्रेडिशनल बन रहा है। तो जरा सुनिए। जी, अता हो। राग शाहना कानड़ा। ये राग भी हजरत अमीर खुसरो ने ही बनाया। और गोंधळारी मालाना फूलों का सहरा, गोंधळारी मालाना, गोंधळारी मालाना फूलों का सहरा, गोंधळारी मालाना फूलों का सहराज, बना बनरी को मुबारक, गोदला मालाना आज नबी कंगना बंधाऊरों सब मेला मांगा लगाया, हुरों ने सब मेला मांगा लगाया, जय बना बनरी को नभारा, गुदला रे माला